नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संतोष पाठक द्वारा लिखित उपन्यास गेम ऑफ डेथ का एपिसोड 5। अब आगे। होटल रॉयल ब्यूटी चमक दमक और खूबसूरती के मामले में अपने नाम को सार्थक करता जान पड़ता था। एंड उसी वजह से आसपास की इमारतों की शोभा धूमिल पड़ जाती थी। विराट और जोशी गाड़ी से उतरकर भीतर दाखिल हुए ही थे कि सूट बूट में सजा धजा 30-45 साल का एक युवक उनके सामने आ खड़ा हुआ। नमस्कार सर, वह मुस्कुराया। मैं यहाँ का मैनेजर शिव आनंद प्रसाद हूँ। हांडा साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने आप लोगों को पूरा होटल दिखाने को कहा है। देखने नहीं आए हैं शिव आनंद साहब, केस इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। सॉरी सर, मेरा मतलब वही था। कहिए पहले कहाँ चलना पसंद करेंगे? वैसे आपके डिपार्टमेंट के लोग 2 महीने पहले जमकर पूरे होटल का मुआयना कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ हासिल होगा। कोई बात नहीं भाई, एक कोशिश और सही, जोशी बोला। चलकर इमारत की छत दिखाओ हमें। मैनेजर ने सहमति में सिर हिलाया और उनके आगे आगे चल पड़ा। रिसेप्शन एरिया में पहुंचकर तीनों लिफ्ट में सवार हो गए। फिर टॉप फ्लोर पर पहुंचकर छत का रास्ता सीढ़ियों के जरिए तय किया। तत्पश्चात मैनेजर ने वहां दरवाजे पर लगा ताला खोला और सब छत पर आ गए। वह करीब 300 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी छत थी, जिन पर पानी की 3 बड़ी टंकियां और एक जगह इकट्ठा करके रखे गए टेबल कुर्सी के कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं था। छत की मुंडेर करीब 2 फीट ऊंची थी। लेफ्ट में जसोला अपोला मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा था। राइट में होटल की ही तरह एक बिल्डिंग थी। फ्रंट में दिल्ली को नोएडा के साथ जोड़ती सड़क, जबकि बैक में डीडीए का बनाया वह पार्क था जिसका जिक्र हांडा पहले ही कर चुका था। 10 मिनट में दोनों पूरी छत पर घूम आए। दाईं ओर दिखने वाली इमारत होटल के बराबर ही उठी हुई थी, मगर दोनों बिल्डिंग्स के बीच का फासला कम से कम भी तो 20 फीट तो यकीनन रहा होगा। इसलिए ये नहीं हो सकता था कि किडनैपर राहुल को लेकर वहाँ से दूसरी छत पर पहुँच गया हो। ऊपर से वह ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स था, जिसके आधी रात तक खुला होने का कोई मतलब नहीं बनता था। छत के मुआयने से फायरिंग होकर दोनों मैनेजर के पास आ खड़े हुए। पार्टी वाली रात क्या तुम भी यहाँ पहुँचे थे, चाहे किसी भी काम से आना हुआ हो? 2 बार आया था सर। पहली बार रात 10:30 बजे खाने का ऑर्डर लेने और दूसरी बार 11 बजे के करीब खाना सर्व करने। उसके बाद मैं वापस लौट गया था और तीसरी बार छत पर कदम तभी रखा जब रात 1 बजे राहुल साहब के दोस्तों ने नीचे पहुंचकर मुझे बताया कि वह उन्हें ढूंढे नहीं मिल रहे थे। दूसरे फेरे में तुमने यहाँ क्या देखा था? 8 लोगों को ड्रिंक कर रहे थे। एक तरफ डांसिंग फ्लोर रखा हुआ था जिसमें सतरंगी लाइटें जल रही थी। कोई म्यूजिक भी बराबर सुनाई दे रहा था, मगर लाउड नहीं था। तब राहुल वहाँ मौजूद था? जी हाँ। और कोई भी था? मेरा मतलब है उन 8 के अलावा कोई और, भले ही तुम्हें उसका नाम ना पता हो। नो सर, यहाँ तो बस 8 लोग ही थे। टून थे? डिनर सर्व किए जाने तक तो नहीं थे सर, लेकिन बाद में जब बाकी के 7 ने नीचे पहुंचकर मुझे जगाया था तो साफ साफ नशे में जान पड़ते थे। पार्टी कब तक चली थी? मालूम नहीं सर, मगर रात 1 बजे से पहले तो हो ही गई थी, क्योंकि उसके बाद सब राहुल साहब को ढूंढने में जुट गए थे। उनकी बात सुनकर मैंने भी होटल स्टाफ को इकट्ठा किया और सबको राहुल साहब की तलाश में लगा दिया। एक आदमी को पार्किंग में ये देखने के लिए भी भेजा था कि उनकी गाड़ी वहाँ मौजूद थी या नहीं। उसके बाद 7 दोस्तों के साथ बैठकर मैंने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें राहुल साहब होटल से बाहर निकलते नहीं दिखाई दिए। उसका मतलब क्या ये नहीं बनता कि राहुल छत से उतरा ही नहीं था? बनता तो यही है सर, लेकिन वह छत पर भी तो नहीं थे। होते तो क्या किसी को दिखाई नहीं देते? और दिख गए होते तो आज 2 महीने बाद भी आप लोग उन्हें तलाश क्यों कर रहे होते? सुनकर जोशी ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा।
जिसका कोई असर शायद ही उस पर हुआ हो। कम से कम सूरत पर तो उस तरह से कोई भाव नहीं उभरे थे। तुम खाना सर्व करवा कर जब वापस लौट गए तो क्या उसके बाद क्या किसी और के भी यहाँ कदम छत पर पड़े थे, भले ही होटल का कोई वेटर ही क्यों न रहा हो? नरेश सिंह आया था सर। वह कौन है? वेटर है। रात 11:15 बजे राहुल बाबा ने किचन में फ़ोन करके 8 जनों के लिए सूप लाने को बोला था। उसी को सर्व करने नरेश यहाँ पहुँचा था। कितने बजे? 12:15 बजे के करीब सर। अभी कहाँ होगा ये नरेश सिंह? होटल में ही है, बुलाऊं? हाँ प्लीज़। मैनेजर ने मोबाइल निकाला और नरेश को वहाँ आने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद नरेश सिंह छत पर पहुंचकर दोनों को नमस्कार किया, फिर मैनेजर की तरफ देखता हुआ बोला, क्या बात हो गई? इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए सर, कहकर उसने बेखौफ विराट की तरफ देखा। जिस रात राहुल लापता हुआ था उस रात सूप सर्व करने तुम कितने बजे पहुंचे थे यहाँ? 12:20 पर सर। तब यहाँ कितने लोग थे? गिनती तो नहीं की थी सर, लेकिन 8 ही रहे होंगे क्योंकि उतने ही लोगों के लिए सूप मंगवाया गया था। उनके बीच राहुल दिखाई दिया था तुम्हें? नहीं सर। क्यों? उस वक्त यहाँ की लाइटें बुझी हुई थी, बस डांस वाले डिब्बे की जल रही थी जो रंग बिरंगी थी, इसलिए साफ साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सूप तुमने बारी बारी से सबको दिया था या रखकर चले गए थे? एक एक के हाथ में थमाया था सर, रखकर कैसे जा सकता था? पहले ना सही, सूप थमाते वक्त तो राहुल जरूर दिखाई दिया होगा तुम्हें। नहीं सर, तो बता तो रहा हूँ कि बहुत अंधेरा था यहाँ। मैं तो बस अंदाजे से ही कप उठाकर आगे बढ़ा देता, जिसे कोई ना कोई थाम लेता था। और कोई खास बात जो तुमने नोट की हो या ऐसी बात जो अजीब लगी हो? नहीं सर जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुनकर नरेश सिंह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर कुछ कदम आगे जाते ही ठिठक गया। फिर वापस उनकी तरफ घूमकर खड़ा हो गया, जैसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। एक बात और बतानी थी साहब जी। क्या? मैंने जब एक एक करके कप उन्हें थमा रहा था तो एक जना बोला था कि मुझे 2 दे दे, एक राहुल का और दूसरा मेरा। इसका मतलब तो यही हुआ ना साहब जी कि मैंने अपने हाथों से राहुल साहब को कप नहीं थमाया था। एकदम सही मतलब निकाला है तुमने, कहकर विराट ने मैनेजर की तरफ देखा। यहाँ कोई सीढ़ी होगी या 3-4 फीट ऊंचा स्टूल? दोनों ही चीज़ें मिल जाएगी सर। आप बताइए क्या चाहिए? स्टूल मंगवा लो। नरेश, सुना साहब ने क्या कहा? जी, अभी लाता हूँ, कहकर वह चला गया। पार्टी यहाँ छत पर क्यों चल रही थी? वह किसी कमरे में भी तो अरेंज की जा सकती थी, जोशी ने पूछा। या होटल के तमाम कमरे ऑक्यूपाइड थे उस रात? कमरे तो हर वक्त दर्जनों खाली रहते हैं यहाँ, लेकिन उन लोगों ने पार्टी के लिए छत का ही चुनाव किया तो उसमें भला मैं क्या कर सकता था? हाँ, राहुल साहब को ऑफ़र बराबर किया था, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था। कहने लगे कि उनके दोस्त खुले में पार्टी करना चाहते हैं, जिसके लिए छत ही ठीक रहेगी। यहाँ से नीचे जाने का कोई और रास्ता? फायर एस्केप की सीढ़ियाँ पर तो उनकी नज़र पड़ी ही होगी सर, लेकिन वह भी सीसीटीवी के दायरे में ही आती है, जिसकी फुटेज देखने पर साफ हो गया था कि उधर से रात के वक्त कोई आवागमन नहीं हुआ था। अच्छा, ज़रा याद करके बताओ कि राहुल के लापता होने के अगले रोज़ जब पुलिस यहाँ पहुँची थी तो क्या उन लोगों ने पानी के टंकी में भीतर झांका था? जी हाँ, एक सिपाही ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर सबका मुआयना किया था, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। टॉर्च क्यों? अंधेरा था क्या? जी सर, पुलिस यहाँ रात 8 बजे के बाद पहुँची थी, फिर छत की जांच करते करते 9 बज गए थे। उसके बाद कहीं जाकर टंकियों में झांकने की बारी आई थी, मगर राहुल बाबा टंकी के भीतर कैसे हो सकते थे? होते तो क्या उनके दोस्त को खबर नहीं लगी होती? विराट ने उस बात का जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की। स्टूल लेने गया नरेश 5 मिनट बाद वापस लौटा तो विराट ने उसे एक टंकी के पास रखा और उस पर चढ़कर खड़ा हो गया। फिर टंकी का ढक्कन हटाने के बाद मोबाइल का टॉर्च जलाकर ध्यान से भीतर झांकने लगा।
पानी एकदम साफ था, मगर तले में काई जमी हुई थी और कोई खास बात उसकी निगाह में नहीं आई। वह नीचे उतरा, फिर दूसरी टंकी के पास पहुंचकर उसके भीतर झांकने लगा। वहां भी टंकी के तले में काई जमी हुई थी, जिसकी परत पहली टंकी से कहीं ज़्यादा मोटी महसूस हुई, मगर मतलब का कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तत्पश्चात तीसरी टंकी में झांककर वह स्टूल से नीचे उतरा। टंकियों को खाली कराया जा सकता है? उसने मैनेजर से पूछा। अभी? और क्या साल भर बाद कराओगे? करा तो सकता हूँ सर, लेकिन वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं, कराओ। सुनकर उसने होटल के प्लम्बर को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। टंकी खाली करनी है भाई। तीनों? वह सकपकाता हुआ बोला। हाँ, तीनों। सुनकर प्लम्बर ने स्टूल पर चढ़कर टंकियों का पानी का मुआयना किया, फिर नीचे उतरकर बोला, ये तो पूरी की पूरी भरी पड़ी है। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ? सुन लिया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहकर उसने अपने थैले से पाइप रिंच निकाला और एक टंकी का गोटल वाल्व बंद करके उसे जुड़े पाइप को खोलने में जुट गया। मिनट भर बाद जब पाइप अलग हो गया तो प्लम्बर ने गेट वॉल को फिर से खोल दिया। तत्काल पानी की मोटी धारा पूरी रफ्तार के साथ बाहर छत पर पहुंचने लगी। सब इंतजार करते रहे। उसी दौरान प्लम्बर ने बाकी के दोनों टंकियों का भी पानी खोल दिया। पहली टंकी को खाली होने में 15 मिनट का वक्त लग गया। उसके बाद विराट ने स्टूल पर चढ़कर एक बार फिर से भीतर झांका, मगर सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। फिर दूसरी टंकी भी खाली हो गई। विराट ने मोबाइल की रोशनी अंदर डालकर ध्यान से उसका मुआयना करना शुरू कर दिया। असल बात तो ये थी कि वह खुद नहीं जानता था कि टंकी से क्या हासिल होने की उम्मीद कर रहा था, मगर कर बराबर रहा था। फिर उसकी निगाह भीतर मौजूद पत्थर के टुकड़े जैसी किसी चीज़ पर पड़ी। पत्थर इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वह काई से लिपटा होने के कारण थोड़ा गोल दिखाई दे रहा था और सतह से उभरा हुआ भी जान पड़ता था। उसने अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर जमा दिया, मगर वह था क्या, ये बात पकड़ाई में नहीं आ सका। अंदर घुस सकते हो? उसने प्लम्बर से पूछा। जी हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, घुसो। सुनकर उसने अपने जूते उतारे, फिर स्टूल पर खड़ा हुआ और दोनों हाथों को टंकी के मुहाने पर टिकाता हुआ उचककर उसके ऊपर बैठ गया। फिर अंदर पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी। करना क्या है साहब जी? अंदर पत्थर जैसी कोई चीज़ पड़ी है, उठाकर देखो वह क्या है। प्लम्बर तुरंत नीचे बैठ गया और काई में इधर उधर हाथ मारने लगा। तत्काल कोई चीज़ उसके हाथ से टकराई, जिसे उठाकर टंकी में सीधा खड़ा हो गया। ये तो घड़ी मालूम पड़ती है सर जी, कहकर उसने हाथ बाहर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह घड़ी ही थी। फिर विराट ने उस पर जमी हुई काई की परत को थोड़ा साफ करके देखा तो ये जानकर हैरान रह गया कि वह कोई मामूली घड़ी नहीं थी, रोलेक्स की थी, जो लाखों में आती थी। बाहर आ जाओ, कहकर उसने मैनेजर की तरफ देखा। पहचानते हैं इस घड़ी को? नहीं सर, मुझे तो इसी बात पर हैरानी हो रही है कि टंकी में कोई घड़ी पड़ी थी। फिर उसने प्लम्बर की तरफ देखा। कहीं तेरी तो नहीं है ना रामप्रसाद? नहीं, मेरी नहीं है। वैसे भी मोबाइल के ज़माने में घड़ी पहनना मुझे मूर्खता की बात लगती है। बोलते वक्त उसकी निगाह विराट की कलाई पर गई तो वहाँ घड़ी बांधी देखकर थोड़ा हड़बड़ा सा गया। मेरा मतलब है, हम जैसे गरीब लोग मोबाइल से ही घड़ी का काम चला लेते हैं। उस बात पर विराट और जोशी ने बड़ी मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोका। तब तक तीसरी टंकी भी खाली हो चुकी थी। विराट एक बार फिर स्टूल पर चढ़कर खड़ा हो गया, मगर टंकी के तले में सिवाय काय के और कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे घंटा भर जाया करके दोनों ने फॉरवर्ड मोड पर उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी और कुछ हासिल होता ना पाकर होटल से बाहर निकल आए। अब क्या करने का इरादा है सर? जोशी ने पूछा। घर चलते हैं, और क्या करेंगे? कहते हुए विराट ने गाड़ी स्टार्ट की और मुख्य सड़क पर पहुंचकर यू टर्न लेने के लिए कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ चला।